नमस्कार। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली के मौके पर। ये दिवाली आपको खूब स्वस्थ खूब मस्त रखे और आप सबका जीवन खूब रोशनी से युक्त हो, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। दिवाली के मौके पर मैं भी बिहार से नोएडा आ गया हूँ परिवार के बीच में इस त्यौहार को मनाने के लिए। पिछले 22-24 दिन मैं बिहार में लगातार रहा था और उसके पहले दरअसल इस बार कुंभ के बाद 3 बार मैं पहले भी जा चुका, 20-20, 22-22 दिन के लिए बिहार। उसकी वजह यह भी थी कि एक बार SIR हुआ तब गया, एक बार ऐसे ही कुंभ खत्म होने के बाद, होली खत्म होने के बाद मैंने कहा बिहार में इस साल का चुनाव है, चल के बिहार में क्या बदला है वो देखते हैं। फिर SIR के लिए गए, फिर बिहार ये जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, फिर उस यात्रा के दौरान 20 दिन के लिए गया मैं, और फिर उसके बाद अभी चुनाव की घोषणा जब हुई तब मैं 20 दिन के लिए 20 दिन के आसपास बिहार था। अलग अलग इलाकों में गया, कुछ नेताओं से भी इंटरव्यू किया, जनता से तो मैं बात करता ही रहता हूँ। चुनाव की घोषणा हो गई और आज दिवाली का दिन है और नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म भरने का आखिरी तारीख दूसरे चरण की, यानी बिहार में जिन दलों को या जिन व्यक्तियों को चुनाव लड़ना है वो सब शाम तक, यानी उनके नामांकन की तारीख अब खत्म होने को है। कुछ बातें ऐसी जो मैंने महसूस की, कुछ बातें ऐसी जो मैंने देखी, कुछ बातें ऐसी जो मैंने सुनी, मैंने सोचा चुनाव से पहले इन चीज़ों पर चर्चा की जाए, आपके साथ साझा किया जाए, शेयर किया जाए। मुझे कई बार ये लगता है, मैं जितने नेताओं से मिला हूँ और पढ़ा हूँ, कई बार मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी एक बहुत स्टेट्समैन व्यक्ति थे, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ। आडवाणी जी को भी उसमें माना जा सकता है। चंद्रशेखर जी से इसलिए कि उनकी किताबों के जरिए और उनसे उनकी बातों को जब मैं देखता हूँ और वो उस विचारधारा से होते हुए निकलते हैं जो मुझे कुछ जमती जचती सी है। बहरहाल मैं जिक्र ये कर रहा हूँ कि 2025 इमरजेंसी के 50 साल पूरे होते हैं। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार की जिस धरती से दिया गया और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता और मजबूत सरकार की जड़ें जिस आंदोलन से, जिन नेताओं से, जिन छात्रों, जिन नौजवानों की वजह से हिल गई थी इंदिरा गांधी और उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी, जो देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग है, उसके 50 साल पूरा होने पर मुझे चंद्रशेखर जी की इस बिहार यात्रा के बाद वो बात याद आती है जिसमें जयप्रकाश नारायण के साथ मुलाकात में, जेपी के साथ मुलाकात में, भारत रत्न जेपी के साथ मुलाकात में चंद्रशेखर जी ने उनको ताकीद की थी, उन्हें चेतावनी दी थी, उन्हें सलाह दी थी, उन्हें ये बात कही थी कि आपको अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने से पहले इंदिरा गांधी से बातचीत करना चाहिए और जो आपकी डिमांड है, जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, वो इंदिरा गांधी से करवाने पर जोर देना चाहिए। चंद्रशेखर जी उन दिनों कांग्रेस पार्टी में थे और वो इस बात की हिमायत कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कर रहे थे कि जो जेपी जो बातें कह रहे हैं, खैर वो मैं दूसरी तरफ नहीं जा रहा हूँ, उस पर विचार गौर करना चाहिए। कुछ कारणों से जेपी और इंदिरा की मुलाकात नहीं हुई, कुछ कारणों से उन दोनों में बात नहीं हुई, बनने की बजाय और बिगड़ गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम। दरअसल चंद्रशेखर जी का ये कहना था कि ये जो नौजवान, ये जो छात्र संपूर्ण क्रांति के नाम पर जेपी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप देखना सत्ता आने के बाद ये इंदिरा गांधी से भी बदतर साबित हो सकते हैं। आप देखना ये जो देश को जिस दिशा और जिस दिशा में ले जाएंगे वो देश की सेहत के लिए खतरनाक होगा, शायद इंदिरा गांधी से ज्यादा। ये मैं नहीं, चंद्रशेखर जी की किताबें, उनके साक्षात्कार और उनकी खुद की लिखी आत्मकथा में भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं ये बातें बिहार से लौटने के बाद क्यों कह रहा हूं, आप ये सोच रहे हो। देखिए, अगर टिकटों के बंटवारे में आरोप लगता है कम्युनिस्ट पार्टी पर, खैर वैसे आज तक तो लगा नहीं, लेकिन अगर लगता है कांग्रेस पार्टी पर, अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, अगर लगता है कोई उम्मीदवार ये कहता है कि पैसे की वजह से बीजेपी का टिकट मुझे नहीं मिला, कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, या कम्युनिस्ट पार्टी में किसी ने पैसा दे के टिकट ले लिया, तो एक अलहदा बात है। लेकिन कोई आदमी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे यह आरोप लगाता है, पाने वाला तो कभी नहीं कहता कि मैंने कितना दिया है और मुझे मिला है।
मैं तो खुद भी जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने पैसे दे करके टिकट लिए हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने पैसा दे दिया, बाद में टिकट वापस हुआ, पार्टी ने उनका पैसा वापस कर दिया। तो पैसा दे के टिकट लेना कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल आरोपी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो पैसा दे के टिकट लेता है वो कभी इसका जिक्र नहीं करता, कभी वो नहीं कहता कि मैंने पैसा दिया और टिकट मुझे मिला। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है वो ये आरोप ज्यादा लगाते हैं कि इस बार टिकट पैसे पर बिका, या जितना मुझे दिया उससे ज्यादा किसी ने दे दिया इसलिए मिला। तो मेरा ये कहना है कि पैसा देकर टिकट लेना ये एक अलहदा है। ये आरोप लगते रहेंगे, आज ही नहीं, पीछे भी लगे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर पैराशूट लैंडिंग कराना, उनको टेक ऑफ करा देना, ये दूसरा आरोप है। ये भी लगता रहा है और लगेगा, क्योंकि आपको हर चुनाव में ऐसे लोग, अब जैसे इसी बार बिहार में तमाम भोजपुरी गायक, आप भोजपुरी फिल्मों के गायक और हीरोज जितने भी आप जानते हैं, जितने आपको याद होंगे, करीब करीब वो सब राजनीति में इन दिनों। बड़ी पार्टियों ने दिए, नहीं तो वो छोटी पार्टियों से या अपना निर्दल या ऐसे वैसे कहीं न कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी हीरो हीरोइन है वो सब चुनाव के समय, गायिका, लोक गायिकाएं, गायक, ये सब कहीं न कहीं से लड़ रहे चुनाव। बिहार में जिस माफिया को आप नाम से जानते हैं, जो अभी जिंदा है या ऊपर भी चले गए, बिहार में जिस भी माफिया को पिछले 30 वर्षों में आप जानते हैं, वो सक्रिय राजनीति में या तो खुद है, अगर अदालत ने उसे सजा याफ्ता घोषित कर दिया है तो या तो उसकी पत्नी विधायक है, या उसकी पत्नी सांसद का चुनाव लड़ रही है, या लड़ी है, या हार गई है, या उसकी पत्नी लड़ रही है, या उसका बेटा लड़ रहा है, कि जितने माफिया है। और मजेदार बात यह है कि ये एनडीए और आरजेडी दोनों तरफ है और बराबर ही है। बहुत पसंगा लेने पर यह तय होगा कि किस तरफ माफिया ज्यादा लड़ रहे हैं। एनडीए में भी ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बहुतायत में है, बहुतायत के में मतलब उसी टक्कर में है जितने महागठबंधन में। तो जितने माफिया हैं बिहार में, बाहुबली, जिन पर अपराध की ऐसी कोई धारा ना हो, जो चस्पा ना हो, वो दुनिया से चले गए तो भी, वो दुनिया में है तो भी, अदालत ने उन्हें सजा दे के जेल में भेजा तो भी, अगर अदालत ने उन्हें सजा याफ्ता किया, वो जमानत पे बेल पे है तो भी, या तो वो या उनकी बेटा या उनकी पत्नी या उनके भांजा या चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के इस इलेक्शन। तो मैंने कहा, जो बिहार में अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या पूरे देश में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो परिवारों के इर्द गिर्द है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान के इर्द गिर्द एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी के इर्द गिर्द हम, उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द उनकी पार्टी, अखिलेश यादव के इर्द गिर्द उनकी पार्टी, मायावती के इर्द गिर्द उनकी पार्टी, जयंत चौधरी के इर्द गिर्द आरएलडी। तो इस तरह से इन्हीं के इर्द गिर्द है। एक ही परिवार या एक ही नेता के इर्द गिर्द की ही वो पार्टी है। अगर उस पार्टी में टिकटों के बंटवारे में पैसे का आरोप लगता है तो ये गंभीर बात है, क्योंकि कांग्रेस में एक प्रक्रिया है, चुनाव प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये स्क्रीनिंग कमेटी, वो स्क्रीनिंग कमेटी, इस नेता के कान में फूंक दिया, उन नेता के कान में फूंक दिया, टिकट बन गया। अब इस पूरी प्रक्रिया में सेंट्रल वर्किंग कमेटी या इलेक्शन कमेटी तक जाने में, नीचे से ऊपर तक में कहां किसने मार दिया, और नहीं भी उसकी चली तो आपसे पैसा ले लिया, टिकट में नाम आ गया तो रख लिया कि हमने दे दिया है, ये चलता रहता है। बीजेपी एक ड्यू प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत लोग इन्वॉल्व है, वो एक स्तर पर नहीं वो हो सकता है, उसमें प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर संगठन के स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रधानमंत्री की बैठक में जो इलेक्शन कमेटी की बैठक है, वो इतनी प्रक्रिया से नाम होते हुए आता है कि कहीं किसी लेवल पर अगर किसी ने ले भी लिया तो शायद उस पार्टी नेतृत्व को पता नहीं है, और किसने लिया इसका कोई वो नहीं। तो इन पे जो आरोप लगते हैं तो बड़ा वेग टाइप से लगते हैं।
और वो सच भी हो सकता। लेकिन अगर छोटी पार्टियों पर, और जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार ही टिकटों को डिसाइड करने में डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर उस पार्टी के नेता टिकटों के बंटवारे पर पैसे का आरोप लगाते हैं, मैंने आपको कहा पाने वाला तो एक भी नहीं कहेगा। जिनको मिला है, जिस भी पार्टी से बिहार में मिला, वो कोई नहीं कह सकता कि मैं पैसा दे के खरीद के आया हूं। जिनको नहीं मिला है वो ये बातें कह रहे। लेकिन ये गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे आरोप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पर पहले नहीं लगा करते थे, क्योंकि वो अपने स्थानीय नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं से खड़ी हुई पार्टी है, चाहे वो एसपी है, चाहे आरजेडी है, चाहे जो भी है। उन्होंने, अच्छा, दूसरे इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंक्शन है, देखिए आप, इसमें मास लीडर्स का महत्व कम होता जा रहा है, मैनेजर्स का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, और नायकत्व यानी तेजस्वी यादव जो चाहेंगे, या जो चर्चा है या वो है, वो आरजेडी में नहीं हो पा रही। उसका परिणाम, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है। विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के किसी नेता में रणनीतिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर वो ताकत नहीं है जो बीजेपी से लड़ सके। मेरे देखने में यह है कि भारतीय जनता पार्टी से वो लोग लड़ रहे हैं, जनता का वो पार्ट लड़ रहा है जो बीजेपी को या विचारधारा की दृष्टि से, या उम्मीदवार की दृष्टि से, या नेतृत्व की दृष्टि से पसंद नहीं करता, और उसे किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। और इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए दिखता है, वो उसको वोट देता है। और उस वोट पाने, यानी वो विपक्ष का, देश का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा मतदाता ऐसा है जो विपक्ष को जिताने के लिए वोट नहीं करता, बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, जिसकी वजह से विपक्ष का सर्वाइवल देश में दिखाई दे रहा है। किसी भी पॉलिटिकल विपक्ष के लीडर में वो गंभीरता, वो गांभीर्य, वो नेतृत्व, वो अपील जनता को दिखाई नहीं दे रही है, जिसको चुनने के लिए जनता वोट दे। जो भी वोट विपक्ष को मिल रहा है, मेरे देखने में अभी भी इतने दिन के बाद, मैं एक बहुत सोची समझी हुई बात आपको बता रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं मानता जो मैं कह रहा हूं उसको आप सच मानिएगा, लेकिन मेरी इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि विपक्ष को जो वोट मिल रहा है, बीजेपी कहीं हार रही है या बीजेपी कहीं कमजोर हो रही है, तो वो बीजेपी की वजह से हो रही है। विपक्ष को जिताने के लिए जनता उसको वोट नहीं कर रही है, चूंकि उसको बीजेपी को हराना है, या बीजेपी का उम्मीदवार ठीक नहीं है, या बीजेपी के उसको विचारधारा से वो पसंद नहीं करता है, बीजेपी को जातीय समीकरण की वजह से पसंद नहीं करता है, बीजेपी को धार्मिक समीकरण की वजह से जो लोग नहीं पसंद करते, वैचारिक रूप से नहीं पसंद करते, उनको बीजेपी को वोट देना नहीं। तो जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट करेंगे। सिंपल फैसला, सिंपल बात यह है, वो किसी को जिता नहीं रहे। और इसी खाली विपक्ष जो देश में सरवाइव कर रहा है, वो इसी में कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो आप देखिए, देश ने मोदी जी को हराया नहीं, देश ने मोदी जी को हराया, कम किया। राहुल गांधी को जिताया नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश ने वोट नहीं किया। बनाने के लिए तो मोदी को ही वोट किया, लेकिन उसे हराया, थोड़ा कट साइज किया, क्योंकि वो 400 पार संविधान, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इनको नीचे करते। इसी तरह से जहां जहां ये विपक्ष के नेता है, अच्छा, ये कोई इन लोग, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कम से कम बीजेपी ने 101 सीट उसके खाते में थी, तो 101 का नाम तो घोषित किया, और अपने बागियों को मनाने के लिए बैठकें तो की, और अपने जितने गुट हैं उन लोगों से संपर्क तो किया। 101 जेडीयू के साथ बातचीत के बाद नीतीश कुमार से जाके गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात तो की। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स, खास करके लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे लीडर्स, इनको आज नहीं 50 साल बाद याद किया जाएगा, और बिहार के लोग 50 साल बाद याद करेंगे कि नीतीश कुमार क्या नेता थे और लालू प्रसाद क्या नेता था। मगर हुआ क्या उल्टा, उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने क्या किया। जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा एक भी मास लीडर नहीं है, जिसकी मास अपील हो, जो मास लीडर हो, कुछ नहीं। वो सब वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के यसमैन हैं, उनके बगल में बैठ करके उनकी बातों को वाह वाह वाह, आ
ये ज्यादातर लोग और पार्टी का को दशा दिशा वही लोग दे रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार डिसाइडिंग फैक्टर थे, ये बात सब लोग जानते हैं, मैं कह रहा हूं तो इसको अदरवाइज लेने की नहीं है। जब तक पुराने वाले नीतीश कुमार थे, उन्होंने हमेशा अपने पार्टी के नेताओं का कद कम ऊपर माइनस बैलेंस चेक मेट करते रहते थे, तो कोई नहीं। लेकिन अब उनकी पार्टी, जो लोग कहते हैं बिहार में या जगह पर, अब उस पार्टी का कोई भी मास लीडर पार्टी के डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है। ठीक इसी तरह आरजेडी का कोई मास लीडर अब उस पार्टी में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, उसका कोई से नहीं है आरजेडी में। ये मैं देख के आया, तब मैं आपसे बता रहा हूं। और अब जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, मुझे लगता है कि इस देश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दिन लद गए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं को फोटो डालना, तो दलितों की बस्ती में जाना, तो माल्यार्पण करना, तो तिरंगा यात्रा निकालना, तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन इसका फोटो अपलोड करना, यहाँ करना, ये सब तो हो रहा है। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हो रहा है, तो जिस विधानसभा से 20-20, 15-15 साल से लगे लोग टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, पैराशूट से कोई गायक, कोई नर्तक, कोई डांसर, कोई हीरो, कोई माफिया, कोई पैसे वाला, एकाएक से बीजेपी का टिकट लेके भी हाजिर हो जा रहा है, जेडीयू का टिकट लेके भी हाजिर हो रहा है, आरजेडी का भी टिकट लेकर के हाजिर हो जा रहा है। और बताइए कि 25 साल से मोकामा विधानसभा सीट पर सूरजभान और बाहुबली अनंत सिंह की फैमिली का मुकाबला हो रहा है। वो मोकामा जो बिहार के सबसे उन्नत जगहों में से एक था, वो मोकामा जहाँ 4-4, 5-5 फैक्ट्रियाँ थीं जिसमें हजारों लोग रोजगार करते थे, वो AK-47 के सप्लाई और AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट से उस मोकामा का नाम पूरे देश और बिहार में किस तरह का हुआ। उस मोकामा में 2000 में 2005, 10, 15, 20, 25 वही अनंत सिंह, वही सूरजभान, और यही अनंत सिंह पिछली बार आरजेडी से थे, लालटेन लेकर उतरे, इस बार वो तीर छाप नीतीश कुमार के साथ उतरे। सूरजभान एनडीए के साथ थे, अब इस बार वो आरजेडी के साथ है। 21 साल से 20 साल से वो एलजेपी में थे, और पिछले पूरे समय जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो एलजेपी के साथ थे। पशुपति पारस जब पार्टी तोड़ के मोदी जी की सरकार में मंत्री बने, तब भी सूरजभान उनकी पत्नी जब सांसद, वो उन्हीं के साथ रहे। अभी चुनाव से पहले वो आरजेडी में चले गए। आरा से पूर्व सांसद RK सिंह, जो कि मंत्री भी रहे और जो कि देश के गृह सचिव भी रहे, उन्होंने सुबह सुबह जब एक वीडियो डाला, तो मैंने उनके वीडियो को देखा। उसमें उन्होंने एनडीए के वो 7-8 उम्मीदवारों के नाम गिनाए हैं, आरजेडी के भी गिनाए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में, पॉस्को जैसे आरोपों में जेल में बंद व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एनडीए से टिकट दिला दिया है। तो उन लोगों को उन्होंने बिहार से अपील की है कि ऐसे लोगों को आप वोट न दें। लेकिन बिहार के लोगों के पास विकल्प भी क्या है? अगर उन्हीं 2-3 लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं में से जीतना है। जनसुराज ने एक विकल्प दिया है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे जनसुराज का अभी चर्चा उस हिसाब से नहीं हो रही। तो कुल मिला के बात यह है कि जो चंद्रशेखर जी ने जेपी से कहा था कि आज के 50 साल बाद ये दिखाई दे रहा है कि जो आप सोच लीजिए, अगर सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और आंखों का शर्म खत्म हो जाए, जब जिस पार्टी का मुखिया अपनी ही समधन को, अपनी ही बहू को, अपनी ही पत्नी को, अपनी ही भांजे को, अपने ही बहन को, अगर पार्टी के जो मुखिया हैं वो सिंबल देते वक्त इन लोगों का फोटो खिंचवा के उसे सार्वजनिक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो सोचिए वो दिन, वो कैसा दिन आएगा। ये जाति के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, और जातियों ने एक मुश्त अपने नेता खड़े किए हैं, इन नेताओं ने परिवार और पैसे के लिए उस जाति का पूरा लंबरदार बने हुए हैं। मैं आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें,
अपना दल, जो पटेलों की पार्टी के तौर पर सोनेलाल पटेल ने एक प्रयोग किया था। और इंटरेस्टिंग बात ये, सोनेलाल पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय पासवान हो, इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई एक जाति के वोट को बेस वोट मांगकर। पटेलों का बनाया तो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री, पति राज्य में मंत्री, संजय पासवान मंत्री, बेटा सांसद, ओम प्रकाश राजभर अपने मंत्री, बेटे को लड़ाए, हार गए, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे। अब आप जाइए, उपेंद्र कुशवाहा अपनी ही पत्नी को टिकट दे रहे हैं, जीतन राम मांझी अपने केंद्र में मंत्री, बेटा बिहार में मंत्री, बहू को टिकट, संदन को टिकट, बहू की मां को। पासवान, उनका पता खैर परिवार अलग हो गया पार्टी छोड़ करके, उन्होंने अपने एक परिवार को दिया टिकट। तो ये सारे जो जातियों के नाम पर है, वो जनेश्वर जी कहते थे ना कि जाति आधारित पार्टियों के नेता देश में लोकतांत्रिक क्रांति कर सकते हैं, मगर अफसोस वो पैसे और परिवार से ऊपर नहीं उठ पाए, और ये सबके ऊपर लागू होता है। तो अब वो जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके दिन लद गए। अब विद्यार्थी राजनीति का कत्तर दिया गया। अब नेता पुत्र ही युवा नेता होगा। आप पूरे देश में घुमा के देख लीजिए, जो सांसद 25 साल से 30 साल के बीच में बने हैं नए, वो सारे नेताओं के पुत्र हैं। यही युवा नेता होने की पहचान है। अब संघर्षों से सड़क पर राजनीति करके एक सियासी सफर हासिल करना या सियासी मुकाम हासिल करना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। जब बिहार जैसे सबसे गरीब और सबसे पिछड़े राज्य में इतने महंगे टिकट हो गए, इतना महंगा चुनाव लड़ना हो गया, तो दक्षिण महाराष्ट्र और गुजरात और हरियाणा की तो बात ही अलग है। अब देश का लोकतंत्र कोठरी के इर्द गिर्द धीरे धीरे जा रहा है। अब एक और जयप्रकाश नारायण की इस देश को जरूरत है। बहरहाल आज बस इतना ही। नमस्कार।